नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया ने ली जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। रोजगार, विकास एवं कानून व्यवस्था बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हुई चालकों की हड़ताल, बसों एवं परिवहन के अन्य साधन सुचारू रूप से हुए संचालित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे। विमानतल पर मुख्यमंत्री की अगवानी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने की। जबलपुर में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में शामिल होने आए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। दोपहर करीब 12 बजे जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे। सीएम एवं प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने की। स्वागत करने वालों में विधायकगण एवं भाजपा नेता भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भंवरताल पहुंचकर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके शौर्य व शहादत को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्कार धानी समेत पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं ने इस माटी की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर प्रवास के दौरान डुमना से भंवरताल उद्यान पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भंवरताल में स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थली पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई जैसे शौर्य एवं पराक्रम की धनी वीरांगनाओं ने इस धरती पर जन्म लिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें गर्व है कि हम उसी धरती पर जन्मे हैं। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती के किले का विकास कार्य भी कराया जा रहा है और प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात का गर्व है, अमर शहीद रानी दुर्गावती का ये जबलपुर से बड़ा गहरा नाता रहा है और सुशासन की स्वतंत्रता और अन्याय विषयों की जो प्रगाढ़ एक अलग मूर्तिमान रूप से पूरे देश में चमकदार जिनका व्यक्तित्व है, ऐसी रानी की नगरी में आकर मैं अत्यंत प्रसन्न थोड़ा सा नीचे कर ले, बराबर लगा ले, बराबर भी चल रही है। ऐसे में मैं उनके विनम्र पराक्रम को प्रणाम करते हुए यहाँ में माननीय वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल बैठक भी कर रहा हूँ और यहीं पास में वीरांगना अवंतीबाई उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए हैं। आज पुष्पांजलि के बाद हमारा आज दिन का कार्यक्रम चालू होगा। दिन भर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार सभी बलिदानियों को अमर शहीदों को स्मरण करते हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिविल लाइन स्थित होटल में संभागीय समीक्षा बैठक ली। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जबलपुर संभाग में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिस पर मंथन हुआ है एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने और रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जबलपुर आए डॉक्टर मोहन यादव ने होटल कलचुरी में संभागीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और मीडिया में केवल जनसंपर्क विभाग के जो फोटोग्राफर हैं वो रहेंगे और व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है मीटिंग में बात करने के लिए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जबलपुर संभाग में विकास की अपार संभावनाएं हैं और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों पर भी मंथन हुआ है। इसके अलावा रोजगार के साधन बढ़ाने एवं कानून व्यवस्था बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर और जबलपुर का पूरा संभाग भविष्य के विकास की बहुत सारी संभावना लिए हुए है और ऐसे में यहाँ चलने वाले रोज़मर्रा के कामों के अलावा भविष्य में रोज़गार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, किस किस प्रकार से क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के उसके कष्ट को, उसकी परेशानी, उसकी सुधार और उसमें भविष्य की अच्छाई, साथ ही साथ विकास के मामलों को लेकर के हमने बैठक आहूत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार के सभी अधिकारी, सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया है और निश्चित रूप से हम प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकास परक प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं और उन्हीं की उस संकल्पना के आधार पर ये जिले संभाग के अंदर एक अभियान चला रहे हैं। मुझे संतोष है कि आज सभी प्रकार के विधायक, माननीय सांसद, मंत्रीगण सब ने मिलकर के विचार विमर्श किया है, प्रेजेंटेशन देखा है और अब ये संभाग के बाद जिले केंद्र पे भी उनके जो विकास के आयाम है, उनके सपने हैं, उसको भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आज तो चूँकि पहली हमारी बैठक हुई है संभाग की, लेकिन एसीएस अपॉइंट किए हुए हमने कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश लेवल के वो इन कामों की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और उसके रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक के लिए उन्होंने महाकौशल और जबलपुर को चयन किया और ये बैठक केवल बैठक की औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार आधारित एक जो विज़न प्रस्तुत किया है, जो रखा है और उसके आधार पर उद्योगों की स्थापना से लेकर विकास की संकल्पना की है। मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश और विशेष रूप से महाकौशल के विकास की एक नई इबारत उसके माध्यम से लिखी जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जितने हम आभार करें, जितना उनको धन्यवाद दें, उतना कम होगा। एडीजी उमेश जोगा ने बताया कि सीएम के निर्देश अनुसार पुलिस महकमा कार्य करेगा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था के संबंध में जो हम लोगों ने यहाँ पर जबलपुर जोन में अपराधों का रोकथाम के लिए और अन्य जो निर्देश मिले हैं उसका क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुतिकरण किया था। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र को कंट्रोल करने के लिए और खुले में मांस बिक्री को रोक करने के लिए और जो अपराधी तत्व होते हैं उसकी जमानत निरस्ती करने के लिए जो निर्देश दिए थे, उसमें क्या क्या जिलों ने कार्रवाई किया था उसके संबंध में हमने उनको जानकारी प्रदान किया था और साथ ही ज़िले में जो अपराध जो घटित हुए थे पिछले साल और उससे पूर्व साल में किस प्रकार का कार्रवाई पुलिस ने किया है। पिछले साल उससे पूर्व साल से 4% का अपराध की पूरी जोन में कमी आई है और साथ ही पिछले साल जो चुनौतियां थी हर एक त्यौहार में और चुनाव सभी जगह पे हुए थे, पंचायत का और नगर निकायों का और अपना असेंबली का, उनमें सब में जिस प्रकार का पुलिस ने शांतिपूर्वक निर्वाह किया था उसके संबंध में भी हमने जानकारी दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। हिट एंड रन का नया कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद वाहन चालकों एवं परिचालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल की वजह से जो सेवाएं बाधित थी, धीरे धीरे पटरी पर आने लगी हैं। आमजनों ने भी राहत की सांस ली है। हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई है। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है। संगठन के आह्वान पर चालकों परिचालकों ने हड़ताल फिलहाल समाप्त कर दी है। हड़ताल समाप्त होने से सड़कों पर फिर से वाहन दौड़ते नजर आने लगे हैं। जो सेवाएं बाधित थी, धीरे धीरे पटरी पर आती नजर आ रही हैं। हमारा पूरा मध्य प्रदेश लेवल पे जो चालक परिचालक की हड़ताल थी, जो हमारी मांग प्रशासन से थी, वो मांग के लिए प्रशासन ने हमारी मांग को मानते हुए और शासन दिया है कि सीएम रैली होने के बाद आपको कल लिखित में दिया जाएगा। जो कानून लागू होना था उस विषय में हम लोगों को जितने भी प्रदेश लेवल के अध्यक्ष हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में बैठ के उचित जो कानून था वही कानून लागू रहेगा। टोटल ई रिक्शा से लेकर ट्रक, टैंकर
प्राइवेट गाड़ियाँ और अपने मेडिकल जो गाड़ियाँ हैं, मतलब सभी का एक मत है कि जो हमारे ऊपर कानून लागू होना था उस कानून का संशोधन हो रहा है। उस पर हम लोग एग्री होकर चालक परिचालक संघ अपने अपना वाहन को लेके ड्यूटी पर जाने को तैयार है। वहीं आमजनों ने भी राहत की सांस ली है। जनता का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी थी। आज बहुत ज़रूरत थी इस हड़ताल को समाप्त होने की। बहुत अच्छी पहल है ये, जो आज ड्राइवरों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। आज जो राहगीर हैं, चाहे वो एम्बुलेंस जा रही हो, कोई बीमार आदमी जा रहा हो, चाहे वो स्कूल के जाने वाले बच्चे हों, उनको सहूलियत हुई है और सुविधा हुई है इससे। पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ थी। पेट्रोल न मिलने से लोग बाग आवागमन नहीं कर पा रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं भी जाना है, परेशानी हो रही थी। सब्जियां भी महंगी हो रही थी, तो इन सब चीज़ों से राहत तो कहीं ना कहीं मिली है। जानकारों का कहना है कि संकट फिलहाल तो टल गया है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी अहम फैसला होना बाकी है। गौरीघाट उद्यान में 11 साल पहले स्थापित 50 KLD का प्लांट बहुत पहले से ठप पड़ा है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि प्लांट के बंद रहने की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन सुधार कार्य नहीं कराया जा रहा है। गौरीघाट बस्ती से निकलने वाला गंदा पानी सीधे नर्मदा में ना मिले, इसके लिए 11 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम ने 50 KLD का एक प्लांट लगाया था। योजना ये थी कि गंदे पानी को साफ करके नर्मदा में छोड़ा जाएगा, लेकिन ये प्लांट कई वर्षों से बंद पड़ा है। ना तो यहाँ गंदा पानी आते दिख रहा है और ना ही साफ पानी नर्मदा में जाते दिख रहा है। पूरी योजना दिखावटी साबित हो रही है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि प्लांट ठप पड़ा है। इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है। पिछले जनप्रतिनिधियों ने जो कहा था कि सबसे पहले मां नर्मदा जी के अंदर जो गंदा पानी जा रहा है उसको हम नर्मदा जी को उस गंदे पानी से मुक्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो पिछली सरकारें हैं उन सरकारों ने कोशिशें तो की हैं, इसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक आज हम पहुंच रहे हैं 2024 में, लेकिन अभी तक वह ट्रीटमेंट प्लांट से मां नर्मदा जी पूरी तरह से स्वच्छ हो नहीं पाई हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, इन कमियों को हम कैसे दुरुस्त करें और 2024 में कम से कम जो हम वादे करते हैं, जनप्रतिनिधि लोग जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करें और कम से कम 2024 में मां नर्मदा स्वच्छ हो, क्योंकि हमारी जीवन दायिनी है, जीवन रेखा है। और हमारे इस जबलपुर से अगर यह ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से यहाँ से लेके और खंबात की खाड़ी तक इसकी आवाज जाएगी। आलम यह है कि नाले का गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है और तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। तेवर भटपुरा विस्थापित बस्ती में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते सैकड़ों गरीब परिवार परेशान हैं। कहने के लिए विस्थापित बस्ती में संजीवनी क्लिनिक भी बना दी गई है, लेकिन साल भर से यहाँ ताला लगा हुआ है, एक बार भी क्लिनिक नहीं खोली गई है। मदन महल बेदीनगर से हटाकर भटपुरा में बसाए गए गरीब परिवार परेशान हैं। विस्थापित बस्ती में सड़क, नाली, पानी, बिजली का अभाव है। कच्चे मकानों में निवास कर रहे विस्थापित परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। विस्थापित बस्ती में संजीवनी क्लिनिक भी बना दी गई है, लेकिन अब तक एक बार भी नहीं खुली। संजीवनी क्लिनिक पर ताला जड़ा हुआ है। यहाँ पे काफी समस्या है, जैसे कि ना यहाँ लैट्रिन की सुविधा नहीं है, ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना घर बने हुए हैं। बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे ना 2 साल से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इतना है कि जो पढ़े थे वहाँ पर बेदीनगर में रहकर वो सब भूल गए हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्या है, बच्चे घर में बैठे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, न घर पन्नी में डले हुए हैं। गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा परेशानी होती, ठंडी में ज़्यादा ही ठंडी लगती, बरसात में पानी चूता है। क्या करें हम लोग, बहुत ही ज़्यादा समस्या। बताया था आपने संबंधित अधिकारियों को? सबको बताया था, सब बोलते हैं कि हाँ हम देख रहे हैं, हम आएंगे, आते नहीं हैं। आप लोग कहाँ से आए, कहाँ पे ये इलाका? जे हम लोग आए हैं बेदीनगर से। कहाँ पे? जे बेदीनगर सादा चौक के पास। और ये मोहल्ला का जहाँ पे हम लोग जहाँ रहते रहे वो बेदीनगर, और जे तेवर लग रहा है हम लोग का। विस्थापित परिवारों का कहना है कि 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। परेशानियों की शिकायतें कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है।
तिलवारा थाना क्षेत्र भैरव नगर में बदमाशों ने एक युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस घटना में युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंची हैं। दरअसल हमला करने वाले बदमाश मंदिर में जुआ खेल रहे थे और युवक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। इस बात को लेकर बदमाशों ने उस पर हमला किया। पीड़ित ने तिलवारा थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। तिलवारा थाना क्षेत्र भैरव नगर में रहने वाले समीर सोनी नामक एक युवक पर बदमाशों ने ब्लेड से हमला किया। इस हमले में समीर के चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची है। समीर घटना के बाद तिलवारा थाने पहुंचा और उसने हमलावरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। घायल समीर ने बताया कि बदमाश मंदिर में बैठकर जुआ खेल रहे थे, जिन्हें उसने ऐसा करने से मना किया था। मंदिर में जुआ खेल रहे थे। मैंने बोला भैया नीचे खेल लो। इस बात को लेकर उन्होंने ब्लेड चला दिया। कौन लोग थे जिन्होंने मारा? रचेश सोनी और सिम्मू। कहाँ की घटना है? भैरव नगर बड़े पत्थर की एक्स्ट्रा ब्लेड से। तिलवारा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रकरण को जांच में ले लिया है। बरकीनगर चौकी क्षेत्र समाधि रोड पर बाइक सवार युवक सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में मृत हुए युवक का जन्मदिन था और वह अपने दोस्तों के साथ अपनी नानी के घर से वापस लौट रहा था। बरकीनगर चौकी अंतर्गत समाधि रोड पर बीते रात बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस घटना में गढ़ा निवासी अंकित रजक नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के दोस्तों ने बताया कि अंकित का जन्मदिन था और वह अपनी नानी के घर बरबटी गया था, जहां से वह अपने दोस्तों के साथ वापस लौट रहा था। तभी एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी घायल हुए, जिनका मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये हमारा मित्र था अंकित रजक, जिनके पिता का नाम भोला रजक है। तो ये कल इसका जन्मदिन रहा, तो ये गया रहा अपने नानी के घर। तो वहाँ से लौट रहा था तो किसी कार से टक्कर हो गया, जो कि 3 लोग रहे, जिसमें जो अंकित रजक है उनका मतलब वहीं पे देहांत हो गया और 2 लोग अभी एडमिट हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। कहाँ के रहने वाले? ये गढ़ा निवासी हैं। अंकित की मौत से उसके परिवारजन सकते में है। पुलिस ने मृतक अंकित के शव का पोस्टमार्टम कराया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।